गरीब बहू का अमीर ससुराल में पहला करवा चौथ। रामगढ़ नामक छोटे से गांव में शोभा अपने पिता अशोक के साथ रहती थी। मात्र 10 वर्ष की उम्र में उसकी मां बीमारी के चलते उसे छोड़कर जा चुकी थी। पिता के पास छोटा सा खेत होता है जिससे वो अपना खर्चा निकालते हैं और कुछ बेटी के भविष्य के लिए जोड़ते हैं। पिता अशोक खेत में हल चला रहा था। बस इस बार ऐसा मुनाफा हो जाए कि कुछ पैसे बच भी जाए। जब भी खेती करता हूं तो हम किसानों को बड़ा नुकसान होता है। ये सेठ लोग हमें ज्यादा पैसे नहीं देते, लेकिन आगे जाकर हमारा ही सामान हमसे 5 गुने दाम में बेचा जाता है। पिताजी मैं आ गई, अब आप आराम करो, ये बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। आप खाना खा लो। नहीं बेटी, मैं काम कर रहा हूं, तू खाना खा ले। मुझे पता है मुझे बिना खिलाए तू भी नहीं खाती है। पिताजी आप मेरी कभी भी कोई बात सुनते क्यों नहीं है? आज माँ होती ना तो आपको बहुत डांट लगाती। चलिए आकर खाना खाइए, तभी मैं भी खाऊंगी। ओहो, तू तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसके जाने के बाद मुझे इतनी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि तू उसकी तरह मुझे डांटती है, खाना बनाकर खिलाती है, मेरा ख्याल रखती है। पिताजी माँ के जाने के बाद आप ही मेरी दुनिया हो, तो आपका तो ख्याल अच्छे से रखना पड़ेगा ना, वरना मैं किसके सहारे जीऊंगी। चल चल, जब देखो तो भावुक करके मेरी आंखों में आंसू ले ही आती है। आजा खा ले। बेटे लोटे के पानी से पिता के हाथ धुलाती है और फिर दोनों बाप बेटी एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शोभा खेत में हल चलाती है। पिता की आंख लग जाती है तो कपड़े से हवा भी करती है और अचानक ही काव काव की आवाज से अशोक की आंखें खुल जाती हैं। हे भगवान, मेरी तो आंख लग गई और तू मेरी सेवा कर रही है। जा घर पर जा, धूप हो रही है, मैं काम करता हूँ। पिताजी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपके सोते सोते मैंने सारा बचा हुआ काम कर लिया। बीज बोने के लिए मिट्टी नरम और बारीक हो चुकी है। हे भगवान, तू तो मेरी कभी सुनती ही नहीं है, सारा काम खुद ही कर लेती है। समझदार जो है। वो तो पिताजी मैं हूँ। अब काम खत्म हो गया, आप भी मेरे साथ घर चलिए। तब दोनों बाप बेटी घर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही 3-4 महीने गुजर जाते हैं। बाप बेटी एक साथ खेत में मेहनत करते हैं और फिर उनकी हरी सब्जियां उग जाती हैं, जिसके बाद वो बेच देते हैं। ऐसे ही कार्तिक मास में सभी औरतें करवा चौथ मनाने के लिए करवा और सुहागन का सामान खरीदती हैं। ये सब देखकर शोभा के मन में विचित्र बातें घूमती हैं। ये कौन सा त्योहार है जिसके लिए ऐसा बाजार लगा है? ये त्योहार ना मैं देखूंगी ये सब कैसे मनाते हैं। अगले दिन शोभा गांव की उन औरतों के पास पहुंच जाती है जो गोल घेरे में बैठकर करवा चौथ की कथा सुनने वाली होती हैं। उनके हाथों में मेहंदी लगी होती है और गीत खत्म करती हैं। कथा शुरू करने से पहले कहती हूँ, माना जाता है करवा चौथ में जो स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए सच्चे मन से करवा माता का व्रत करती है, उसे माँ के वरदान से ये सौभाग्य प्राप्त होता है। सखियों, करवा चौथ कथा के बाद हम सब सूर्यदेव को जल अर्पण करेंगे। ठीक है, सब अपने हाथ में 1 का सिक्का लेकर बैठ जाओ और मुट्ठी बंद करके कथा सुनो। अरे शोभा, तू यहाँ क्या कर रही है? नाम शोभा है लेकिन है अशोभनीय। अरे हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? हम सुहागनों के बीच, हमारे इतना पवित्र त्योहार है और तू यहाँ आकर खड़ी हो गई। अब भागन अनाथ कहीं की। देखो तो इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक इसके बाप ने इसका ब्याह नहीं किया। लगता है इसके नसीब में पति नहीं है, तो फिर इसका साया भी इस करवा चौथ पर नहीं पड़ना चाहिए। वही तो। ए शोभा, जा यहाँ से, हमें पूजा करने दे। ये सुन शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप चली जाती है और खेत के किनारे बैठी रोती है। क्या सच में मेरे नसीब में ये सब नहीं है? क्या कभी मुझे भी कोई अपना समझेगा? क्या मैं भी कभी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रख पाऊंगी? मुझे तो समझाने बताने वाला कोई नहीं है और मेरी शादी भी नहीं हुई। शोभा जैसे तैसे अपने मन को समझाती है और घर पहुंचती है, लेकिन पिता के सामने अशोक के पूछने पर उसके आंसू निकल ही जाते हैं। शोभा बेटिया, तू अपने पिता को नहीं बताएगी कि क्या बात है? बता। वो पिताजी, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और आज करवा चौथ है। मैं सुहागन औरतों के पास जाकर खड़ी हो गई थी ये पूजा देखने के लिए, तो उन्होंने मुझे अनाथ बहुत कुछ बोला। शांत हो जा मेरी बच्ची, लोग तो कुछ भी कहते हैं। तू अनाथ नहीं है, तू मेरी बच्ची है ना। और शादी के लिए तो मैं लड़का तेरे लिए देख रहा हूँ। देखना, एक दिन तू भी अपने पति के लिए इस दिन बड़े प्यार और श्रद्धा से व्रत रखेगी। बस रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। उसकी टेंशन आप मत लीजिए अशोक भाई साहब, मेरी नजर में एक बहुत अमीर घर के लड़के का रिश्ता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात चलाती हूँ। वो लोग शहर में रहते हैं। ये लीजिए, मैंने आज के दिन खीर बनाई थी तो सोचा आप लोगों को भी दे दूं। सोनम आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। हमेशा से जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपने मेरी मदद की है। देखो, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हें समझाना, तुम्हारे लिए कुछ भी करना इंसानियत ही सही फर्ज तो है। सोनम जी, हर बार की तरह इस बार भी बहुत बढ़िया खीर बनाई है, इसके लिए शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तब सोनम अपने घर आकर शहर में कोकिला को फोन करती है।
अरे सोनम, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। वैसे विवेक की अभी शादी नहीं हुई ना? आपके दोनों बेटों की तो शादी हो चुकी है। मैं गांव में एक बहुत अच्छी लड़की देखी हूँ, बड़ी सुशील है और सुंदर भी है। अगर विवेक आपको शोभा के लिए ठीक लगता है तो अच्छा रहता है। उसके पिताजी को उसकी शादी की चिंता होती रहती है। अरे सोनम, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर मुझे फोन किया है। मैं तो खुद विवेक के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। अब शहर की बहू नहीं लाना चाहती क्योंकि मैंने 2 को देख लिया। मुझे भी कोई संस्कारी सुशील गांव से चाहिए, लेकिन शादी 6 महीने बाद ही हो पाएगी क्योंकि विवेक जरूरी काम से विदेश गया है। हाँ, कोई बात नहीं, रोका कर लेते, शादी 6 महीने बाद सही। ठीक है, तो फिर मैं 2 हफ्ते बाद गाँव आऊंगी। लेकिन वो लड़की कहाँ रहती है? वो लड़की मेरे घर के सामने ही रहती, बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात है माँ जी, आप मेरी देवरानी लाने की तैयारी में हैं? कान बड़े तेज है तुम्हारे बहू। हाँ, देवरानी लाने वाली हूँ। माँ जी, आप कैसी देवरानी लाने वाली हो? जरा हमें भी तो बताओ, फोटो तो दिखाओ। अरे अभी तो बस मैंने बात छेड़ी है। मैंने खुद ने फोटो नहीं देखी, पहले पसंद कर लूंगी, जब आगे तुम्हें कुछ बताऊंगी। वैसे भी विवेक यहाँ पर नहीं है तो तुम दोनों शांत ही रहो, शादी होने में बहुत टाइम है। हाँ भाभी, आप तो जानती है ना भैया 6 महीने बाद ही इंडिया लौटेंगे। लंदन में बहुत सारा काम होता है उन्हें, और वो मेरे लिए माँ की फेवरेट चॉकलेट भी लेंगे। हाँ, अच्छी बात है, तुम ही खाना वो चॉकलेट। मेरा कभी उनके साथ आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप प्लान हुआ तो मैं खुद अपने शौक पूरे कर लूंगी। लंच करने के बाद कोकिला लक्षिता को लेकर शॉपिंग करने चली जाती है, जहां लाल साड़ी, लाल चुनरी, शगुन का सामान, 16 श्रृंगार का सामान खरीदती है। भैया सूखा नारियल तो नहीं है ना? क्योंकि ये 2-3 हफ्तों तक ऐसे ही रखना है। हाँ बहन जी। वैसे माँ, आपने शायद लड़की को देखा नहीं है, लेकिन भैया के लिए मन ही मन चुन ली है, तभी आप ये सामान ले रही हो। कहाँ रहती है वो लड़की? अच्छी तो होगी ना? देख, तू भी नहीं समझती, आजकल की मॉडर्न लड़कियों की तरह हो रखी है। और तेरी दोनों भाभी कैसी हैं, तू खुद जानती है। घर का काम बहुत कम करती हैं, खाना बनाना जानती नहीं है। इसीलिए मैं शहर की तीसरी बहू तो बिल्कुल नहीं लाने वाली। इसीलिए विवेक के लिए गांव में बहुत देखे जो एकदम सर्वगुण संपन्न सुशील हो। और कान खोल कर सुन ले, ये बात तो तू उन दोनों को नहीं बताएगी। ओफो मम्मी, आप गाँव की लड़की ला रही हो, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? उनका तो पता नहीं, लेकिन तू जरूर पागल है। तुझे अपनी माँ की बात समझ नहीं आ रही क्या? शांत रहने को बोला है, शांत रहे। ठीक है, मैं दोनों बड़ी भाभी को कुछ नहीं बताऊंगी। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। कोकिला मुकेश के साथ गांव पहुंचती है और लड़की को देखकर पसंद करती है। उसके हाथ की कचौड़ी जलेबी खाती है। अरे वाह, मेरी होने वाली बहू के हाथों में तो जादू है। खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसीलिए मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। पर एक बार मैं अपने बेटे की पसंद भी पूछ लेती हूँ, वो भारत में नहीं है ना? जी जी, जरूर पूछिए, क्योंकि जिंदगी तो इन दोनों बच्चों को बितानी है। कोकिला, मैं विवेक को वीडियो कॉल करता हूँ, वो बहू को भी देख लेगा। मुकेश अपने बेटे विवेक को कॉल करता है। हाँ पापा, कहिए। कहिए कि बच्चे, अब तो जो भी कहना है तुझे ही कहना है, हाँ या ना। हम दोनों तेरे लिए लड़की पसंद करने आए हैं। हमें लड़की बहुत सुंदर और सुशील लगी, खाना भी बढ़िया बनाती है। एक बार तू सामने से देख ले, भले ही शादी 6 महीने बाद यहाँ आकर करना। अरे मम्मी पापा वीडियो कॉल पर ही चालू हो गए, वीडियो कॉल पर ही रिश्ता पक्का करवाओगे? अरे मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों की ऑनलाइन शादी करवा दूं, पर फिर भी मन मारा हुआ है, ये देख। जी विवेक जी, नमस्ते, मैं शोभा हूँ। जी हेलो, दरअसल मुझे नहीं पता, मम्मी पापा ने एकदम से फोन कर दिया। वैसे आपको मैं पसंद हूँ? जी पसंद है। तो मैं भी अपने माता पिता की पसंद को इनकार कैसे कर सकता हूँ? मुझे भी आप पसंद हो। अरे वाह, मुंह मीठा कीजिए। बधाई हो समधी समझन जी। बधाई हो, बधाई आपको भी समधी जी। ठीक है बेटा, अब जब तू आएगा तभी शादी होगी, रोका कर दिया आज हमने। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, दोनों बच्चों का रिश्ता जुड़ गया। शुक्रिया सोनम जी, आपने हमें समधी जी से मिलवाया। दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं। इस तरह सब बातें करते हैं। कोकिला शगुन का 16 श्रृंगार का सामान और चुनरी शोभा को दे देती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। कभी कभी सोनम पड़ोसन के फोन से विवेक से बात कर लिया करती थी। दोनों को अब एक दूसरे से अनजाना सा महसूस नहीं होता था। 6 महीने बीतते विवेक भारत आ जाता है और शोभा के साथ धूमधाम से शादी कर उसे अपने घर में लेकर आता है। गृह प्रवेश में शोभा पांव में आलता लगाए थाल में दिया लिए अंदर आती है। तब दोनों जिठानियां ये क्या माँ जी, आप गांव की देसी छोरी को ले आए? हमारे स्टैंडर्ड की लाने में क्या जा रहा था आपका?
हाँ माँ जी बताइए ना, हमने पूरी शादी में चे 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 इसीलिए नहीं की क्योंकि हमें आपके टेस्ट पर भरोसा था, लेकिन आप हमारे जैसी देवरानी नहीं लाई। वही तो बहू, आपका स्वभाव देखो, मैं आप सबको एक बराबर मानती हूँ, इसीलिए सोचा क्यों ना इस घर में गाँव की बहू ले आए, देखते हैं कैसी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। माँ जी घर का मंदिर कहाँ है, मुझे वहाँ दिया जलाना है। ओहो, मैडम की बोली भी गाँव की गवार जैसी है। ठीक है दिखने में तो, बाकी मैं ज्यादा चिपकूंगी नहीं इनसे। तुम इन दोनों की बात मत सुनो, अब से तुम मेरी बहू नहीं इस घर की बेटी जैसी हो। कोई भी बात हो तुम मुझसे कह देना। आओ तुम्हें मंदिर ले चलो। कोकिला शोभा को पूजा घर की तरफ ले जाती है, जहां वो दिया जलाकर मंदिर में रख देती है। दोनों जिठानियां को चिढ़न होती है, बाकी सभी अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। शोभा, सही मायने में हम आज एक दूसरे के सामने अकेले में बात करेंगे, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? विवेक जी, कुछ बहुत अच्छा और अजीब और थोड़ा घबराहट जैसा है। मुझे भी ऐसा ही हो रहा है। लगता है शादी होने के बाद सबको ही ऐसा महसूस हो। तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी जरूर। तब दोनों खूब बातचीत करके सो जाते हैं। अगले दिन बहू अपनी पहली रसोई में विवेक का पसंदीदा लिट्टी चोखा और मीठे में मूंग दाल हलवा, पूड़ी कचौड़ी, दाल मखनी, चावल इत्यादि बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। अरे वाह शोभा, तुमने अपनी पहली ही रसोई में इतना कुछ बनाया है कि हम कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म, समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो सबसे पहले दाल मखनी चावल खाऊंगा। और मैं लिट्टी चोखा। आहा बहू, ये लोग तो देखते रह गए, मैंने तो थोड़ा थोड़ा चख भी लिया। सब कुछ बहुत फर्स्ट क्लास बनाया। इतना अच्छा खाना पता नहीं कि लास्ट मैंने कब खाया था। देख रही है ना मोहिनी तू, कैसे माँ जी इनडायरेक्ट हमें चमका रही है। हाँ दीदी देख रही हूँ, माँ जी के नाटक अब चालू हो जाएंगे। वो रोज अच्छा बनाएगी और हम रोज सुनेंगे। कोई बात नहीं, हम थोड़े दिन में इसकी क्लास लेंगे। दिन गुजरते हैं। अनीशा मोहिनी जानबूझकर शोभा को घर का ज्यादा काम करवाकर परेशान करवाते हैं। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन नंद की सहेली घर पर आती है, तब शोभा कोल्ड ड्रिंक सर्व करने जा रही थी। रुको भाभी, आपकी जरूरत नहीं है, आप बस खाना बना दो, मैं अपनी फ्रेंड को खुद परोस दूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अजीब लग रहा होगा गाँव की भाभी को शहर की लड़कियों से मिलवाने में। कोई बात नहीं। तब लक्षिता खुद कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स ले जाती है। वहीं शोभा रसोई में चीज कॉर्न सैंडविच तैयार करके लक्षिता को दे देती है। लक्षिता अपने दोस्तों को खिलाती है, जिसे खाकर वो खुश हो जाती है। अरे ये किसने बनाया लक्षिता, बता ना, तेरी नई वाली भाभी ने? हाँ उन्होंने ही बनाया है। अरे तो तुम मिलवाती क्यों नहीं है हमसे? अगर वो गांव की है तो ये मत सोच, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम इतने भी विदेशी नहीं बने देसी स्वाद को ना पहचान पाए। मुझे लगा तुम समझ नहीं पाओगी, लेकिन मैं अपनी भाभी को भी बुलाती हूँ। शोभा भाभी आ जाइए। तब शोभा बाहर आती है। लक्षिता की सहेलियां शोभा से मिलकर बहुत खुश होती हैं और उनके बने खाने की तारीफ करती हैं, जिससे लक्षिता को भी खुशी मिलती है और वो अपने गांव की भाभी को अपना लेती हैं, जिससे उनका रिश्ता भी मजबूत हो जाता है और नई बहू से घर में सब खुश रहते हैं, सिवाय जेठानी को छोड़कर। और फिर 4 महीने बाद करवा चौथ आता है। 2 दिन पहले सास। अरे बहू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, परसों करवा चौथ है, तो मैं तेरी इस अमीर ससुराल में पहले करवा चौथ बनाऊंगी। तुझे पार्लर ले जाऊंगी, तेरे हाथ पैरों में मेहंदी लगवाऊंगी, दुल्हन की तरह तू दोबारा तैयार होगी और मेरे बेटे के लिए व्रत रखेगी। ये सब सुनते ही शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब कोकिला कारण पूछती है तो शोभा शादी से पहले हुआ सब कुछ बताती है। अरे पगली, अब तो तेरी सास माँ दोनों है ना, तू चिंता क्यों करती है? मैं तुझे करवा चौथ के बारे में सब कुछ बताऊं। चल तैयार हो, शॉपिंग पर चले। अरे माँ जी, नई बहू के आने के बाद आप हमको तो भूल ही गई, हमें भी तो शॉपिंग करवाओगी ना आप करवा चौथ की? हाँ हाँ, मैं तीनों को करवाऊंगी, चलो। कोकिला अपनी तीनों बहू को शॉपिंग कराने ले जाती है, जहां रंग बिरंगी साड़ियां, चूड़ियों की दुकान, करवा चौथ का सामान बिक रहा था। दोनों जिठानी सुंदर सुंदर कपड़े सिलेक्ट करती हैं और कोकिला शोभा को अपनी मर्जी से दिलाती हैं। बहू, मैंने तुम्हारे लिए ये लाल साड़ी पसंद करी है, अच्छी तो लगी तुम्हें? हाँ माँ जी, अच्छी तो है। शोभा, माँ जी हमेशा अपने पसंद की दिलाकर मूड खराब कर देती है। आखिर करवा चौथ हमारा है तो तुम भी अपनी पसंद का लो। क्या हुआ, क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? कुछ नहीं माँ जी, दीदी अपने पिछले करवा चौथ की कुछ बात बता रही थी। अरे भैया, आपकी दुकान का सबसे अच्छा गाउन मेरी प्यारी बहू के लिए दिखाओ। मोहिनी, अनीशा, तुम्हें गाउन देखना है? नहीं माँ जी, हम दोनों ने अपनी अपनी पसंद का लहंगा ले लिया है।
मोहिनी और अनीशा लाख शोभा को भड़काने की कोशिश करती हैं, लेकिन चाल कामयाब नहीं होती और शोभा अपनी सास की पसंद के ही कपड़े खरीदती है और फिर कोकिला उसे लाल हरी चूड़ियां और श्रृंगार का सामान भी दिलाती है। बहुत शॉपिंग हो गई। अनीशा मोहिनी तुम दोनों शॉपिंग बैग्स लेकर घर चलो, मैं शोभा को घर ले आऊंगी। पर माँ जी आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे उसका पहला करवा चौथ है, उसे पार्लर भी तो ले जाना है। अब गांव में तो ये सब चीज थी नहीं ना। हाँ हाँ ले जाइए माँ जी, इसे हमसे ज्यादा सुंदर लगने के लिए इन सब चीजों की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन तब भी हम ही अच्छे लगेंगे। अनीशा और मोहिनी शॉपिंग बैग्स लेकर घर चले जाते हैं और कोकिला टैक्सी करके शोभा को महंगे स्पा ले जाती है, जहां उसके बालों से लेकर पैर के नाखून तक का सारा ट्रीटमेंट होता है। उसका हेयर स्टाइल बदल जाता है, फेशियल होता है, मैनिक्योर पेडिक्योर से चमक जाती है। खुद का बदला रूप देखकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सास को गले लगा लेती है। माँ जी आप बहुत अच्छी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी ससुराल आने के बाद मुझे इतनी सुख सुविधा मिलेगी, कोई प्यार करने वाली माँ मिलेगी। मेरी प्यारी बहू का पहला करवा चौथ है, ऐसे ही फीका फीका सब कुछ थोड़ी होने दूंगी। और मैंने कितनी बार बोला है, अब से मैं तेरी माँ का भी कर्तव्य निभाऊंगी। चलो अभी तो तुझे बहुत कुछ दिलाना है और अच्छे से अपने मनपसंद का भी ले। महंगे रेस्टोरेंट में ले जाकर अच्छा उसका पसंदीदा खाना डोसा सांभर चाइनीज खिलाती है। तब घर आते हैं तो घर पर सुनार वाला तीनों बहुओं को नए नए डिजाइन के हार दिखाता है। अरे कोकिला जी ये देखिए, अपनी नई बहू के लिए कुंदन का हार। ये तो बहुत सुंदर है मुंशी जी। मुंशी जी हाँ, आप भी हमें नए कलेक्शन दिखा दीजिए। माँ को तो हमारी फिक्र है नहीं, आखिर हमारा भी करवा चौथ है, पहले नहीं है तो क्या हुआ। हाँ ये लो, तुम दोनों के लिए ये नया डिजाइन मोर का, सोने के और हीरे के दोनों में है। बहू तुझे ये पसंद आया? माँ जी आपकी पसंद खराब कैसे हो सकती है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये। मुंशी जी मेरी माँ जी के लिए भी एक प्यारा सा हार दिखा दीजिए जो आपके पास बहुत कीमती हो। ये रहा सबसे महंगा हार 50 लाख का। अरे इतने महंगे हार की क्या जरूरत है? माँ जी आपको पसंद नहीं आ रहा तो मुझे दे दो। नहीं मेरी बहू ने मेरे लिए चुना है तो मैं जरूर लूंगी। मुंशी जी ये चारों हार दे दीजिए। तब मुंशी हार बेचकर चला जाता है। शोभा अपने कमरे में हार रखना जाती है कि अनीशा हाथ मोड़कर, जेठानी जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अरे सॉरी, सुबह रोकने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। वो मैं कह रही थी करते करते शाम हो गई, अब रात के डिनर की तैयारी कर लो। वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना तो सबको पसंद है, मेरे लिए कॉफी बनाकर कमरे में ले आना। ठीक है जेठानी जी। किंजल ये सब देख लेती है लेकिन शांत हो जाती है। रात को सभी लोग शोभा के बने खाने का लुत्फ उठा रहे थे। वाह बहू, ये पनीर कोफ्ता तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ मुझे तो ये वेज बिरयानी बहुत ही अच्छी लग रही है, ऐसी तो बाहर होटल में भी नहीं मिलती है। वही तो भैया, आखिर बीवी किसकी है। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन सास घर पर मेहंदी वाली को बुलाती है जो उसके और उसकी तीनों बहू के हाथ पर मेहंदी लगाती है। और करवा चौथ के दिन सुबह 4 बजे कोकिला अपनी तीनों बहू को सरगी देती है। पर शोभा के लिए वो खास होता है। सरगी की थाली में फल मिठाई और खीर थी। लो गांव की मैडम आ गई, पता भी है सरगी क्या होती है, जो सास अपनी बहू को देती है। करवा चौथ का व्रत बहुत मुश्किल होता है, नहीं रखा जा रहा है तो अभी बता दो, लेकिन कोई अपशगुन मत करना। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं अपने पति के लिए पूरी श्रद्धा से व्रत रखूंगी। मैं जानती थी तू ये करवा चौथ का व्रत जरूर करेगी और बहुत अच्छे से अपना पहला करवा चौथ संपूर्ण करेगी। अभी तुम ये सब खा लो, उसके बाद कुछ नहीं खा सकते, ना पानी ना एक अन्न ग्रहण कर सकते। तीनों बहू सरगी खा लेती हैं। नहाने धोने के बाद 2 बजे कोकिला बहू को पार्लर ले जाती है, जहां उसे सुंदर सा तैयार करवा कर घर ले आती है। और 4 बजे सुहागन औरतों के साथ करवा चौथ की कथा में शामिल होती है, जहां दोनों जेठानी अभी लहंगा पहनकर इतरा रही थी। वैसे कीर्ति आंटी हम दोनों अच्छे तो लग रहे हैं ना? हम दोनों से अच्छा तो यहाँ कोई मुश्किल ही लग रहा है। और देखो हमारे करवा चौथ का लहंगा कितना सुंदर है। रात को तो हम दूसरी ड्रेस पहनेंगी। लेकिन कुछ भी बोलो, सुहागन तो लाल साड़ी में सुहाग के सामान के साथ ही अच्छी लगती है। जरा अपनी देवरानी को देखो, गजरे में कितनी प्यारी लग रही है और गले का हार भी सुंदर है, चेहरा दमक रहा है, मेहंदी खिली खिली है। ये तो होगा ही, आखिर मेरी बहू ने मेरे बेटे के नाम की मेहंदी जो लगाई है और उसका पहला करवा चौथ है तो चमकना तो बनता है। बहू घबरा मत, कथा शुरू करते हैं। कहते हैं जो सुहागन सच्चे मन से व्रत करती है उसका पति लंबी उम्र पाता है। हे करवा माता, मुझे और विवेक जी को हमेशा साथ रखना। सभी अपने पति की दीर्घायु की संकल्पना कर लो तो सूर्य देव को जल चढ़ा दो। कथा पूरी हो गई।
मोहिनी, तुझे नहीं लगता इस गांव की गवार को ज्यादा ही भाव मिल रहा है? पहले करवा चौथ पर, वो भी अमीर ससुराल में। किसी गरीब घर में होती ना ये, तो फटी साड़ी पहनकर करवा चौथ मना रही होती। हाँ निशा दीदी, ये लड़की सारी लाइमलाइट ले गई, लेकिन अभी भी हमारे पास आधा दिन है, उसका करवा चौथ खराब करवा कर रहेंगे। सभी औरतें सूर्य देव को अर्घ देती हैं। फिर बिना पानी और खाने के शोभा की थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है। शाम का डिनर भी खुद तैयार करती हैं। तब दोनों जिठानियां, अच्छा हुआ शोभा, तुमने 8 बजे तक सारा खाना तैयार कर लिया। चांद तो अभी भी नहीं आया, खाना कैसा बना चक्कर तो देख लिया ना? दीदी अगर मैं चख लूंगी तो करवा चौथ का व्रत नहीं खराब हो जाएगा? अरे मैं तो भूल गई आज करवा चौथ का खाना बन रहा है। वैसे तुमने कुछ झूठा तो नहीं किया ना? तुम्हें पता है जो अपनी पहली करवा चौथ जैसे मनाता है वो हमेशा वैसे ही मनाता है, मतलब से चाय पानी या कुछ खिला पिला दे पहले करवा चौथ में तो तुम वैसे रख पाओगी। देखो तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, माथे पर पसीना आ रहा है, तुम्हारे लिए जूस मंगवाया, चलो कमरे में पी लो। हाँ शोभा, मैं लेकर आई हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, माँ जी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या सच में दीदी ऐसा होता है? अरे हाँ, शहरों में ये सब होता है, गाँव में बहुत कठिन रिवाज होते हैं, इसीलिए तुम उधर का मत मानो। ठीक है दीदी। शोभा गिलास का जूस पीने ही वाली होती है कि सास आवाज लेकर बुला लेती है। तत तेरे की, इसने तो पिया ही नहीं। कोई बात नहीं, आकर पी लेगी, जब तक हम अपने पति के आने से पहले तैयार हो जाते हैं। अनीशा मोहिनी तैयार होने चली जाती हैं। वहीं ये सब किंजल देखकर जूस खिड़की से बाहर फेंककर वहां रख देती है। इतने में शोभा भी तैयार होकर छत पर पहुंचती है। सभी चांद का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं अनीशा मोहिनी खाली जूस का गिलास देखकर ऊपर आती हैं। बहू, तेरा पहला करवा चौथ है, एक गाना तो गा दे जिससे तुझे और हमें ये पल याद रहे। हाँ शोभा, मेरे लिए इतना कर दो। जी कोशिश करती हूँ। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागो वाली, हो चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। बंद करो अपना पहला करवा चौथ का व्रत करने का ढोंग। माँ जी, ये लड़की पी कर बैठी है, इसे इतना नहीं हुआ कि देवर जी की लंबी आयु के लिए व्रत रख ले। हाँ माँ जी, ये देखो खाली जूस का ग्लास इसके कमरे से उठाकर लाई हूँ। इतनी बड़ी रस्म को मजाक बना दिया इसने, और करिए भरोसा। सास ससुर और विवेक सब चौंक जाते हैं। शोभा, क्या ये सच है? अगर आपके दिल में शक है तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा प्यार और मेरी श्रद्धा सच्ची है। ओहो, अभी तो सती सावित्री के कैरेक्टर से बाहर नहीं आई है ये। बाहू, मैंने तुझे इतना प्यार किया, तेरा पहला करवा चौथ मनाने के लिए कितना कुछ किया, और तू मेरे बेटे के लिए एक करवा चौथ का व्रत भी नहीं रख पाई। ये कहकर कोकिला शोभा पर हाथ उठाने वाली होती है कि किंजल सामने से आकर कोकिला को वीडियो दिखा देती है जिसमें दोनों जेठानियों से जूस पिलाने के लिए फोर्स करती हैं। अब तो माँ सारा सच आपके सामने है ना। इन दोनों भाभी को मैंने पहले भी देखा था, उनका व्रत खराब करवाने के लिए वो ऐसा कुछ कर रही थी। माँ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये जूस का ग्लास इसने ही खाली किया है। जूस का ग्लास खाली भाभी मैंने किया है, ताकि आप लोगों को लगे शोभा भाभी ने जूस पी लिया, लेकिन मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिया था। शोभा भाभी ने पूरे सच्चे मन से विवेक भैया के लिए अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा है। आपको भी उन पर ट्रस्ट नहीं है क्या? और माँ, आप तो अपनी जान छिड़कती हैं भाभी पर। मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे, मैं इन दोनों के चक्कर में आ गई। मैं जानता था हमारी बहू ऐसा कर ही नहीं सकती। आई एम सॉरी शोभा, पता नहीं कैसे बात सुनकर भूल गया कि मेरी शोभा बहुत अच्छी है। दिल तो आ रहा तुम दोनों के गाल पर एक एक हाथ रखूं और इस घर से निकाल दूं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें ये पसंद नहीं है, इसीलिए बस इसे फंसाने के लिए ऐसा किया। हाँ माँ जी, घर से मत निकालिए, हमें अपनी गलती का पछतावा है। तुम दोनों के कर्म ही ऐसे हैं, तभी तो हम दोनों के भाई का आज प्रमोशन होते होते किसी और को मिल गया, वरना आज तुम्हारे लिए करवा चौथ का गिफ्ट जरूर लाते। मतलब आप हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए? अब चुपचाप करवा चौथ का व्रत पूरा करूं। लो, चांद आ गया है। हमारे कर्मों का फल मिल गया हमें। बहू, अच्छे कर्म करोगे तो मेरे बच्चों का भी अच्छा होगा और इस घर का भी। जी पापा जी। इस तरह चांद आने पर तीनों बहू छलनी से चांद को देखती हैं। चांद की आरती उतारने के बाद अपने पति की आरती उतारकर छलनी से देखती हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के हाथ से पानी पीती हैं। विवेक शोभा को मिठाई खिलाता है और उसे गिफ्ट में सोने की चूड़ी देता है। वाह विवेक जी, ये तो बहुत सुंदर है, इसकी क्या जरूरत थी? ये हमारा पहला करवा चौथ है और तुम्हारे आने से मेरा प्रमोशन हो गया, तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें मैं ये गिफ्ट करूंगा। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखे।
इस तरह सास भी अपना करवा चौथ का व्रत पति के हाथ से खोलती है और तीनों बहू बेटे उसका आशीर्वाद लेते हैं और आखिर में सब एक साथ प्यार से बैठकर खाना खाकर नई यादें बनाते हैं। दोस्तों, करवा चौथ सिर्फ सुहाग का त्योहार नहीं, यह भरोसे, रिश्ते और औरतों के सम्मान का भी दिन होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।